वेलकम टू एस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जो फुल फाउंडेशन 2 हुआ है 11th क्लास केमिस्ट्री का, उसका पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका भी पैटर्न आपका सेम फाउंडेशन 1 के तरह ही है। इसमें भी आपके पेपर 4 सेक्शन में आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स या डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन का होगा, और टोटल 9 क्वेश्चन है तो 18 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और टोटल 9 क्वेश्चन है, इसीलिए 27 मार्क्स होंगे। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगा, मतलब ऑप्शन होगा, ठीक है ना, और होगा जिसे आप बोल सकते हो। तो पहले हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेक्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास ऑफ ए गैस। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मॉलिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो मॉलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव द IUPAC नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 109। तो IUPAC नेम और सिंबल दोनों लिखना है। तो 1 के लिए 109 है एटॉमिक नंबर, Z इक्वल्स टू, तो नेम क्या होगा 1 के लिए, इसका नेम पहले लिख लो, IUPAC नेम। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 9 को नॉन नहीं बोलते हैं, एन बोलते हैं, ENN, लास्ट में IUM लगाएंगे, तो अननील एनियम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, U, 1 अन के लिए U ले लेंगे, नील का फर्स्ट लेटर N ले लेंगे, और N का E ले लेंगे, UNE, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। क्रोमियम थर्ड का मतलब है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ऑक्साइड मतलब O का 2- चार्ज है। तो जब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब जब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक्सचेंज, इंटरचेंज कर देंगे, एक्सचेंज चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्रोमियम 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन 3 आ जाएगा, Cr2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय O3। इसमें से O3 से कौन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने बताया था जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है वो, उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें देखो किसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। तो KMnO4 में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। KMnO4 में सेंट्रल एटम मैग्नीज का +7 है, और मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए O3 जो है KMnO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। IUPAC नेम लिखना है, देखो डबल बॉन्ड है, दोनों साइड से पोजीशन, इधर से भी 1-4 आ रहा है, लेफ्ट से भी 1-4 आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, लेफ्ट से 2 पे आ रहा है, राइट से 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4। तो 2 पे आ गया हमारा क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है तो A लगा देते हैं, एक 1 पे और एक 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाइइन, ब्यूटा 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइइन। नेक्स्ट है, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। इसका भी IUPAC नेम लिखना है, तो डबल बॉन्ड इसमें एक ही है तो इसी को लिस्ट पोजीशन देंगे, 2 3 4। तो 3 पे आ गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ठीक है। राइट IUPAC नेम ऑफ, ये ईथर है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और ईथर को हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे, ठीक है, क्योंकि जो ईथर है इसकी प्रायोरिटी सीनियरिटी टेबल में बहुत कम आ रही है, तो इस लिस्ट पोजीशन देंगे लॉन्गेस्ट चेन बना के। तो 3 का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 2 पे OCH3 आ रहा है, तो OCH3 को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन है, जनरल फार्मूला ऑफ एरीन्स। एरीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं, जैसे बेंजीन है, एरीन है C6H6। देखो अब इसका फॉर्मूला CnH2n अल्कीन का होता है, H2n+2 तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन हो गया। CnH2n-2 अल्काइन का होगा, तो यही हो गया फॉर्मूला CnH2n-6। देखो n अगर 6 है तो 6 × 2 12 - 6 6 हो जाएगा, तो CnH2n-6 ये एरीन का फॉर्मूला हो जाएगा।
स्ट्रॉन्गेस्ट सीसी बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्ट्रॉन्गेस्ट सीसी बॉन्ड किसके साथ बनेगा? अब देखो जो हमारा sp3 है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। sp2 है मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। sp का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और जब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका ऑप्शन sp हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट। नंबर ऑफ चेन आइसोमर इन पेंटेन। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन का एक चेन बना सकते हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक चेन 4 कार्बन का बना सकते हैं। चेन आइसोमर में चेन का लेंथ डिफरेंट होगा, ठीक है। और अगर एक कार्बन 3 का चेन बनाए तो 2 पे 1 लगा देंगे, 5 हो गया, तो कितने हो गए 3, बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब सेक्शन बी है, 2 मार्क्स टाइप का, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो इसके लिए हमने एक बच्चे का पेपर शेयर किया है, इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर क्या है वो बताओगे। देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर है ये अच्छे से नहीं लिखा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना होता है, नहीं तो पता कैसे चलेगा आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है। तो अच्छे से लिखोगे इसको, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो पता चलेगा ना। वेरी शॉर्ट लिख दिया, या यहाँ पे भी मेंशन कर दो, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वांटम नंबर पहले डिफाइन करना है। देयर आर 4 नंबर्स which determine the size, shape, orientation and spin of the electron. Set of those 4 quantum number which determine the complete information of electron are called quantum number. Very good. 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमिथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करना है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, ठीक है ना। इट इज़ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ द सबसेल। ये ओरिएंटेशन बताता है जो हमारा सबसेल है इसके अंदर जो ऑर्बिटल है, जैसे कि पी सबसेल है, 3 ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड, इसका ओरिएंटेशन क्या होगा। पी एक्स जो है एक्स एक्सिस में होगा, वाई जो होगा वाई एक्सिस में होगा, जेड जो होगा जेड एक्सिस में होगा। इसके बाद एम की वैल्यू क्या होती है, -L2 + एल की वैल्यू बतानी है। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज दी मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो स्प्लिटिंग होगा स्पेक्ट्रल लाइन, उसे भी ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अच्छा लिखा है, लेकिन राइटिंग थोड़ा सही से लिखना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिट इज ए सर्कुलर, ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। सही है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगा, ऑर्बिट को सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, सर्कुलर पाथ बोलेंगे। एंड ऑर्बिटल इज ए स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दूसरा लिखा है, ऑर्बिट डिड नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ सबसेल। सही बात है, सबसेल की शेप कैसे बताएगा ऑर्बिट। ऑर्बिटल कैन डिटरमाइन द शेप ऑफ, शेप नहीं बताता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बच्चे ओरिएंटेशन बताता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं SPDF, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4। थोड़ा और एक्सप्लेन करना था इसको। इसमें अगर SPDF से एक्सप्लेन करते हैं तो इसको 1 2 3 4 या KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। अब बच्चे ये N2 का एटॉमिक ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखा है, ये नहीं लिखना था मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी अलग से। अच्छा ये फिर बना के बनाया, ठीक है चलेगा। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया है एटम का, उसके बाद इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो देखो जो P है, P में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कितने आता है, नाइट्रोजन के केस में 3 आते हैं। तो 3 आता है, तो 1 से 3 तक के लिए हमने 2 1 2 1 बोला था, 3 से ज़्यादा के लिए 1 2 2 1। तो नाइट्रोजन के लिए 2 1 2 1 होगा, पहले नीचे 2 बनाएगा, ये इसका गलत हो गया। ये जो डायग्राम बनेगा P का इस तरह से बनेगा, नीचे 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, P के लिए फिर 1 बनेगा। इस तरह से बनना था इसका, इन्होंने उल्टा बना दिया, ये ऑक्सीजन के लिए बना दिया। इधर भी 3 ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के, इधर भी 3 है। अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन में तब हम लोग 1 2 2 1 लेते हैं, ठीक है। तो 6 हो गया, फर्स्ट इसमें जाएगा, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें, फिफ्थ इसमें, सिक्स्थ इसकी पेयरिंग करेगा। तो कन्फिग्रेशन हो गया सिग्मा, पहले 1s और 2s का तो सेम आएगा, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब पहले आएगा सिग्मा, हाँ इधर ये इन्होंने सही लिखा है, सिग्मा बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, ये क्या है π2px π2py और ये सिग्मा 2pz।
तो पहले आ जाएगा पाई 2px2 पाई 2py2, फिर आ जाएगी ब्रैकेट यहाँ बंद करना है, फिर सिग्मा 2pz2। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो इन्होंने कन्फिग्रेशन सही लिखा है, डायग्राम गलत बनाया। वैसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, NB माइनस Na/2। NB कितना हो गया 2 4 6 8 10, Na हो गया 2 और 4, तो 10 माइनस 4/2, तो 6/2, बॉन्ड ऑर्डर 3। एकदम सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, डिफाइन एंट्रोपी, व्हाट इज इट्स स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी को डिफाइन करना, इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस, इट रिप्रेजेंटेड बाय S, डेल्टा S की वैल्यू होती है Q रिवर्सिबल बाय T। ठीक है, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। डेल्टा S लिखना था हम लोग, इसीलिए इनिशियल और स्टेट फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा S इक्वल्स टू S2 माइनस S1 लिखेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। पहले सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा, सही निकाला। हाइड्रोजन का 1 होता है तो +2, सल्फर का x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो -8, 2 + x - 8 0, x - 6 0, x की वैल्यू +6 आ जाएगी। अब इसे बैलेंस करना है, तो किससे करना है हमें बैलेंस, फॉलोइंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो MnO4 माइनस क्या दिया रिएक्शन, I माइनस MnO2 IO3 माइनस। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, तो MnO4 माइनस में Mn के ऊपर लिखना था +7 और MnO2 का जो है +5 आ रहा है। MnO2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सॉरी +4 आएगा, ये गलत किया, मैं दोबारा बैलेंस करके ही दिखा देता हूँ आपको। जो हमारा रिएक्शन है यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा MnO4 माइनस, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, MnO4 माइनस प्लस I माइनस MnO2 और IO3 माइनस बना रहा है। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा, I माइनस का -1 आएगा, MnO2 में Mn का +4, IO3 माइनस में आयोडीन का +5। ये आयोडीन का +5 बता रहा है, ये +5 MnO2 का लिख दिया, 4 है, गलत लिख दिया इन्होंने। अब देखो Mn का +7 से +4 रिडक्शन हो गया और आयोडीन का -1 से +5 ऑक्सीडेशन हो गया। तो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में और I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में, ये लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब ये देखो +7 से +4 गया तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे -1, इसको बैलेंस कर लो पहले, 2, ये भी 2, -2 से 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो सही लिखा है, 7, ये +7 से +4, 3 ही इलेक्ट्रॉन लिखा सही है इन्होंने। अब क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो बेसिक मीडियम में जिधर ज़्यादा होता है उधर ही ऐड करते हैं। इधर 2 ज़्यादा है तो 2 वाटर ऐड कर दो, इधर इसका डबल OH माइनस ऐड कर दो, इधर ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। इधर 3 है, इधर 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को ऐड कर दोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो रेडॉक्स रिएक्शन को पहले हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा। तो दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल H2 + हाफ O2 H2, H2 का 0 से +1 जा रहा है, O2 का 0 से -2 जा रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिडक्शन, इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन है। 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन एंड इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी टाइप्स पूछा नहीं था, काफ़ी था यहीं तक। नेक्स्ट है डिफाइन रेजोनेंस, व्हाट आर कंडीशंस नेसेसरी फॉर रेजोनेंस। तो पहले हमें रेजोनेंस को डिफाइन करना है, ये अभी नहीं किया है, पहले इसी को देख लेते जो किया है। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमारा प्रोपीन दिया है, प्रोपीन में ब्रोमीन को ऐड किया तो क्या बनेगा, Br2 ऐड किया है तो A + B। तो बच्चे इसमें ये HBr, देखो इन्होंने क्या किया, गलत कर दिया बच्चे, एलाइलिक सब्सटीट्यूशन होता है ये रिएक्शन। जो ये एलाइलिक है ना, इसको हाई टेम्परेचर पे अगर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो एलाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन को। CH2 के साथ Br, CH डबल बॉन्ड CH2 + HBr आएगा। ये जो आपने किया ये मार्कोनिकोव एडिशन होता है, फिर इसमें HBr नहीं आता, ये एलाइलिक सब्सटीट्यूशन पूछा गया है। अब ये HBr ऐड करेंगे तो ये सही है, मार्कोनिकोव एडिशन होगा, क्योंकि इसमें परऑक्साइड नहीं ऐड किया है, परऑक्साइड ऐड करता है तो एंटी मार्कोनिकोव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब,
नाइन्थ क्वेश्चन, एट्थ हो गया, अब नाइन्थ। वाई आर अल्कीन मोर रिएक्टिव इन नेचर, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्कीन कंटेंस, अल्कीन में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। जो अल्कीन है हमारे पास, अल्कीन का मतलब है कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, दो और कुछ भी हो तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो सकता है, इसीलिए अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्केन से ज़्यादा होती है। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा, जैसे कि RMgX। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया है, डिफाइंड रेजोनेंस। रेजोनेंस को डिफाइन करना है और इसकी कंडीशन लिखनी है। तो रेजोनेंस क्या होता है बच्चे, रेजोनेंस इज डिफाइंड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, एंड कंजुगेशन होना चाहिए, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ लिखना है। फिर कोई एक एग्जांपल ले लेते, बेंजीन का एग्जांपल ले लेते। अब इसमें डीलोकलाइजेशन दिखा देते रेजोनेंस करके। बेंजीन या कोई भी ले सकते हैं, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल वाटर। 1 मोल वाटर का मास निकालना है, मोल दिया है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से मास ऑफ वाटर लिख लेते हैं। आपने वैसे बनाया है, अच्छी बात है। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में 18 ग्राम। इन्होंने फॉर्मूला से लिखा नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या आ जाएगा, मोल कितना है 1, गिवन मास अपॉन मोलर मास 18 है, तो मास हो जाएगा 1 × 18, 18 ग्राम। ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मोलर मास से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, 2.45 मोल है, तो 2.5 × 44 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 110 ग्राम आ जाएगा। तीसरा है 1.5 मोल O2। तो O2 का मोलर मास 32 होता है, तो मास ऑफ O2 आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेना, इतनी करने की टाइम ज़रूरत नहीं होती है। 1.5 × 32 ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे 48 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट लिखना है और उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ़ टू रिएक्टेंट्स ने 2 एटम्स या एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, then the element attached with the fixed mass of the other element will be in a small whole number ratio। जैसे H2 और O2 मिलके H2O बना रहा है, H2 और O2 मिलके H2O2 बना रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 ग्राम H2 हाफ O2 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करके 18 ग्राम बना रहा है वाटर। यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करके 34 ग्राम H2O2 बना रहा है। तो H2 का मास दोनों में सेम है 2 ग्राम, ऑक्सीजन इसमें कितना है 16, इसमें 32। तो इसका फर्स्ट जो हाइड्रोजन एटम है इसका मास दोनों में 6 है, फिक्स है H2O और H2O2 में। तो जो दूसरा एटम है ऑक्सीजन के मास का रेशियो 16:32, दैट इज 1:2 आएगा। ठीक है। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। इसी तरह इसमें अब एक बच्चे ने एक आधा पार्ट छोड़ दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का पहले स्टेटमेंट लिखना है, एनी कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स आइदर सिंथेटिक और नेचुरल, द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, या रेशियो ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसे ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जैसे जो वाटर किसी भी सोर्स से लाओ तो क्या होगा, मास का रेशियो 2:8 ही, 2 और वाटर का 30, हाइड्रोजन 2 वाटर का 2:16, दैट इज 1:8। हमने नोट्स में भी एग्जांपल कॉपर कार्बोनेट का दे के बताया। कॉपर कार्बोनेट किसी भी सोर्स से लाओ, कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो हमेशा सेम आएगा या परसेंटेज हमेशा सेम आएगा। थर्ड पार्ट है इसका, स्टेट एंड डिराइव डी ब्रोगली रिलेशनशिप। तो इट स्टेट्स दैट ड्यूअल नेचर के लिए एनी मूविंग पार्टिकल, चाहे वेव हो या इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या होता है ड्यूअल नेचर, मतलब वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों होता है। तो जैसे लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, उसी तरह किसी भी मूविंग पार्टिकल का भी क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इक्वेशन डिराइव करना है, लैम्डा = H/mv। ये कैसे डिराइव करना है,
आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होता है एच ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, ये भी लिख देना था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। दोनों को इक्वेट करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो E की वैल्यू पुट कर दिया एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल लेमडा एच अपॉन एम सी। ठीक है, तो C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, अगर लाइट को हम लोग किसी पार्टिकल से रिप्लेस करें तो C को हम लोग V लिखेंगे, तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम भी, तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये जो बताया था बच्चे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बताया था, लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं इसको लिखने की वैसे कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता तो लिखते। नेक्स्ट है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF NH3 मॉलिक्यूल, डिस्कस इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इज कोवालेंटली बॉन्ड FON विद द अदर साइड विथ नहीं बच्चे, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ one molecule covalently bonded with FON and more electronegative atom that is FON of other molecule covalently bonded with hydrogen. It is a special case of dipole attraction. तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में थोड़ा मिस्टेक किया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चे। अब HF में इसका जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है फ्लोरीन, दूसरे के H के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका फ्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ, सिमिलरली NH3 में भी होगा। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है या इंटरमॉलिकुलर, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एक इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड था, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है, ये भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। बॉन्ड ऑर्डर किसी भी बॉन्ड में किसी भी मॉलिक्यूल में दो कंसिक्यूटिव एटम के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल से डिफाइन किया है, चलो ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB माइनस NA/2। बॉन्ड ऑर्डर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होता है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी, एक्सप्लेन क्राइटेरिया एंड गिव्स एनर्जी। स्पॉन्टेनिटी द प्रोसेस विच अकर्स ऑन इट्स ऑन, जो अपने आप होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जनरली नेचुरल प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इसकी क्राइटेरिया, पहला इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। एंट्रोपी अगर इंक्रीज करेगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन थे, इसीलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं डेल्टा जी के टर्म्स में। डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों फैक्टर काम आता है इंक्लूडिंग टेम्परेचर। तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू जीरो में इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, थोड़ा सा ये इक्वेशन भी अब यहाँ पे बता देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7th क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। ठीक है, 7th क्वेश्चन में है एक्सप्लेन द टर्म कॉमन आयन इफेक्ट, हाउ डज कॉमन आयन इफेक्ट हेल्प इन सॉल्टिंग आउट सोप। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें और इस तरह से ऐड करें कि कोई एक आयन कॉमन हो, तो क्या होगा, कॉमन आयन होने के कारण प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगी। जैसे एक HA मान लिया, H+A- में डिकम्पोज हो रहा था, इसमें दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl ऐड किया तो इसमें भी H+Cl- है, तो H+ दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन होने के कारण H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब सोप की सॉल्टिंग आउट में भी क्या होगा, जैसे कि NaCl Na+Cl-, ये एग्जांपल बताया। अब सोप के भी क्या बताया है, पूछा है हाउ डज कॉमन आयन इफेक्ट हेल्प इन सॉल्टिंग आउट सोप। सोप को सॉल्टिंग आउट, सोप क्या होता है बच्चे,
RCOONA या K प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, RCOO माइनस और Na प्लस होगा। तो इसमें अगर कोई सॉल्ट ऐड कर दें जैसे NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस आएगा, तो Na प्लस क्या हो गया, दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन होने के कारण क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड होगा और ये सोप के डिकम्पोजिशन का रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफाइन लुईस एसिड कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विथ एग्जाम्पल, नेम द टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसे हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसे हम लोग लुईस बेस बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं लुईस कंसेप्ट, स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लुईस एसिड। HCl का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, AlCl3 लेना चाहिए, BCl2 हो गया, ठीक है, Cl प्लस हो गया, H प्लस हो गया, एट्सेट्रा, ये लुईस एसिड। HCl लुईस एसिड नहीं है बच्चे, HCl अरहेनियस एसिड है एक्वस मीडियम में, और सिंपल मीडियम में ब्रोंस्टेड एसिड बोलेंगे। पोटासियम सल्फेट सॉल्ट है, ये एग्जांपल गलत लिखा है, ऐसा एग्जांपल नहीं लिखना चाहिए, सही लिखने के बाद भी मार्क्स कट जाएंगे, इससे अच्छा सिर्फ एक ही याद था तो AlCl3 लिख देना था। लुईस बेस, स्पीसीज दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लुईस बेस। KMnO4 सॉल्ट है, ये भी नहीं है, तीनों एग्जाम्पल आपने गलत लिखा। जैसे कि NH3 है, डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लुईस बेस, Cl माइनस लुईस बेस, ठीक है। अब लुईस एसिड के टाइप, दो टाइप के लुईस एसिड होते हैं, एक न्यूट्रल, एक होता है आयनिक। न्यूट्रल हो गया जैसे कि AlCl3 है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, न्यूट्रल और आयनिक, आयनिक में कैटायनिक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ऑर्गेनिक रिएक्शन, अच्छा ये बच्चे ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दे दिया, इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने सारा सही लिखा है तो आधा नंबर मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप्स GOC में जो हमने पढ़ा था वो लिखने हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट रिप्लेस द एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे एग्जांपल के लिए RCl में अगर एक्वस KOH डालते हैं तो KOH का OH Cl को रिप्लेस करके ROH और KCl बना दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह एडिशन पर बताया था, जब किसी सबस्ट्रेट में पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अटैकिंग रिएजेंट ऐड हो जाए तो उसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें H2 ऐड करें PD के प्रेजेंस में तो बन जाएगा CH3 इथेन, ठीक है। उसी तरह एलिमिनेशन, सबस्ट्रेट का एटम या ग्रुप को एलिमिनेट करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो उसे बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर, तो यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट में जैसे कि ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बना रहे हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो उसमें ना तो एटम ऐड होगा ना तो एलिमिनेट होगा, सबस्ट्रेट के एटम क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन D है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, राइट्स इज periodicity in period and group, what is anomalous behavior of period 2 element in each group, explain, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले डिफाइन कर लिया इन्होंने, इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं फिर मिस्टेक करते बच्चे, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मॉलिक्यूल की टेंडेंसी नहीं, एटम की टेंडेंसी होती है। अब इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस से लास्ट सेल का अट्रैक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन है बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा।
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब इसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कंसेप्ट नहीं है, वो आयनाइजेशन एनर्जी में है। पेरियोडिसिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगी, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। इसके बाद एनोमेलस बिहेवियर है। किसी भी ग्रुप में जो पीरियड 2 का एलिमेंट है वो एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। इसमें एनोमेलस और डायगोनल दोनों पूछा है। पीरियड 2 एलिमेंट्स, डायगोनल रिलेशनशिप पूछा ही नहीं है, ये तो ये एक्सप्लेन नहीं करना था बच्चे, ये जानबूझ के आप मार्क्स कटवा लोगे ऐसे में। जो पूछा है वही एक्सप्लेन करो, इसकी ज़रूरत नहीं थी। एनोमेलस बिहेवियर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते इससे अच्छा। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर जनरली स्मॉल इन साइज बट हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे अच्छा होगा इसमें बताना था in each group period 2 elements show anomalous behavior due to a small size, high electronegativity, high ionization energy and absence of d orbital। ठीक है, इसके बाद बताना था फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 1 लिथियम शो एनोमेलस बिहेवियर, लिथियम हैज स्मॉलेस्ट साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये लिखना था डायगोनल रिलेशनशिप बताने से अच्छा। नेक्स्ट जेल्डाल्स मेथड बताया है। डिस्कस जेल्डाल्स मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये पूरा थियोरिटिकल है, ये हमने जैसे बताया था थियोरिकल आपको रिएक्शन से बताना था, और इसमें एक डायग्राम भी बनाना था। हाँ बनाया है, बहुत अच्छा काम किया, 5 मार्क्स इसमें पूरे मिलेंगे। पूरा थियोरिटिकल है, पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने किया है व्हाट आर अल्काइंस, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे। गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन विथ क्लोरीन एंड ओजोन। ठीक है, तो अल्काइंस आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होगा तो अल्काइन होगा। इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा और ये लीनियर होगा। ठीक है, प्रिपरेशन लैब में इसका कैल्शियम कार्बाइड के साथ करते हैं, और इसमें जो लैब का अरेंजमेंट है उसका डायग्राम भी बनाना था। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बाइड और वाटर डालेंगे, कैल्शियम कार्बाइड नीचे सैंड होता है तो ये क्या बनाएगा, एसिटिलीन बनेगा, और जो कैल्शियम कार्बाइड है इसमें फॉस्फाइड और सल्फाइड इम्प्योरिटी होता है। ठीक है, तो उस इम्प्योरिटी के कारण क्या होगा, फॉस्फिन और H2S गैस भी बनेगा, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसको कॉपर सल्फेट और ब्लीचिंग पाउडर से पास करते हैं। ठीक है, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा, फिर कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से रिएक्शन करना था, बताया यहाँ नहीं बताया है, वाटर से रिएक्शन करना था तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन। ठीक है, अब इम्प्योरिटी के बारे में भी बता देते हैं। फॉस्फाइड से रिएक्शन करेंगे तो फॉस्फिन, और सल्फाइड होगा तो H2S, जिसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपर सल्फेट और ब्लीचिंग पाउडर से पास करते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन है क्लोरीन के साथ एडिशन होगा, पहले दोनों क्लोरीन ऐड होगा, फिर एक डबल बॉन्ड बना, फिर इसमें दोनों क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन बी में रेजोनेंस का इन्होंने छोड़ा था, डिफाइन किया और कंडीशन लिखा और एग्जाम्पल दिया। वेरी गुड, तो इस तरह से एक्सप्लेन करना था। सेक्शन ए हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब सेक्शन इसमें कुछ क्वेश्चन और भी है, ये हमने पहले बता दिया है। ठीक है, अब देखो कुछ और क्वेश्चन है। कन्वर्ट बेंजीन इनटू पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन से पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना है, ए पार्ट इसका और का ए पार्ट है। तो बेंजीन का अगर पहले नाइट्रेशन कर दो, बेंजीन का अगर पहले नाइट्रेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और नाइट्रोबेंजीन जो है मेटा पोजीशन पे क्लोरीन को दे देगा, इसीलिए फर्स्ट स्टेप में इसकी क्लोरीनेशन कर दोगे। बेंजीन की क्लोरीनेशन कर दो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, यहाँ पे लिख देना बेंजीन, क्लोरीन के साथ ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन कर देंगे। क्लोरीन जो है +M ग्रुप है, इसीलिए नाइट्रेशन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, तो जो NO2 ग्रुप है वो पड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NO2। एनल्कीन ओजोनलाइसिस से ये 2 कंपाउंड बन रहे हैं, ये हमने पहले जो एक और सेट किया था उसमें भी बताया था। अब इससे अल्कीन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों डबल बॉन्ड O को हटा के डबल बॉन्ड से दोनों को कनेक्ट कर देंगे। सेकेंड में क्या था, सेकेंड में राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ अल्केन टू देयर मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H14
जैसे हमने पेंटेन का ऊपर बताया था उसी तरह C6H14 का करना है और उसके IPAC नेम लिखने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन ग्रुप एंड पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, और उस क्लासीफाई एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू सब सेल, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में क्लासीफाई करना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है।